हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने फर्स्ट यूनिट में भी स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एक चीज़ समझाई थी कि जब भी कोई चार्ज होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, जो हमने स्टार्टिंग में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। मान लीजिए कोई चार्ज है, हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, और मैंने बताया था कि अगर ये एक जगह रुका हुआ है, अगर ये रेस्ट में है, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज शो करता था जो हम किस में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे। बताई थी मैंने बात। इसी तरीके से अगर कोई चार्ज है, अगर यही चार्ज, ये प्लस, ये आपका प्लस क्यू चार्ज जो है, अगर यही मोशन में हो जाए, ये किस में है, अगर मोशन में है, तो ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, और जिसे हम पढ़ते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम किस में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो बेसिकली हमारी नई यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में जो जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो जो प्रॉपर्टीज मोशन में शो करेगा वो हम इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो तीन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। पहली चीज़ ये, जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते हैं दिमाग में, जैसे हमारे दिमाग में करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड रिवाइव होता है, तो हम एकदम से हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस आती हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे मैंने कुछ बताया था कि जैसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की इमेजेस आती हैं, खास करके ये वायर्स की, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है करंट। और हम जानते हैं कि जब भी हम एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या हम इसमें की ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पढ़ते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से ये जैसे एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर की इमेज बनी हुई है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की इमेज बनी हुई है, ये चीज़ें आपने सबने देखी हैं। अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं इस वक्त, तो आपके आसपास कहीं ना कहीं, कोई आसपास कहीं ना कहीं वायर्स वायर्स कहीं ना कहीं लगे हुए जरूर होंगे। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग इसी चीज़ से करेंगे कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम चार्जेस के मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कब जब भी कोई चार्जेस जब मूव करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो इसमें, जो कि इस चैप्टर इस यूनिट के नाम में भी आ रहा है, जो कि करंट है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमें पढ़नी है, जो फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, फर्स्ट टर्म जो पढ़ना है, वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ होती है, क्या एक्सप्रेशन होता है उसका, और कैसे फॉर्म होता है, और सब चीज़ें इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। और इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना जूम इन करके पढ़ेंगे मटेरियल के अंदर जा जाके, कि आपको हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे समझने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए, मैंने एक वायर लिया है। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है, किसकी हेल्प से फ्लो होता है, इस सब मैं देखूंगा। पहले हम वायर्स पर आते हैं, क्योंकि वायर्स का मैंने इमेज इसलिए लिया है यहाँ पे, क्योंकि आपने ये चीज़ अपने देखा है, आपकी इसमें का वायर्स आपने सबने देखे होंगे। तो वायर्स एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपने ये चीज़ें देखी है। चलिए अब मैं मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, ये वायर क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मैंने इस वायर को इस तरीके से बनाया यहाँ पे। ठीक है। और इसको मैं छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। अब ध्यान समझने वाली चीज़ है, मैं जानता हूँ अगर ये एक वायर है और मैंने मान लीजिए ये वाला ही वायर लिया है, और मैं जानता हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वायर है, क्या है ये, इलेक्ट्रिकल वायर। और मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रिकल वायर है तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कंडक्टर्स भी बोलते हैं। सॉरी, कंडक्टर्स भी बोलते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक वायर्स कंडक्टर भी बोल देते हैं। अब मैं जानता हूँ अगर ये एक मटेरियल है तो मतलब आपका कोई ना कोई मैटर की फॉर्म ही है। तो अगर ये कंडक्टर है, क्योंकि ये मैटर है, तो ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को हम एटम बोल सकते हैं। ये आपके एटम्स आ गए। ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या होता है, हमें ये चीज़ समझनी है कि इसमें ऐसा क्या चीज़, क्या एक सी नई चीज़ आ जाती है जिससे कि यहाँ पे करंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमें ये चीज़ समझनी है, करंट इंट्रोड्यूस कैसे होता है, ये चीज़ समझनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत डीपली आपको स्टार्टिंग बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, चार्जेस होते क्या है एक्चुअली, ये चीज़ मैंने समझाई थी। इसी तरीके से मैं यहाँ देखूंगा इलेक्ट्रिक करंट आता है तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया। ठीक है। चलिए अब मुझे इतना पता है, एक वायर है, नॉर्मल सा वायर, वायर एक मटेरियल है नॉर्मल सा। अब मटेरियल है,
कोई मटेरियल है, कोई मैटर है, तो पार्टिकल से मिलकर बना होगा। वो पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे छोटे छोटे ये समझने के लिए इस तरीके के सर्कल सर्कल मतलब इस टाइप के पार्टिकल्स बनाती है। अब मैंने क्या करा समझने के लिए, मैंने जानता हूँ कि ये पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इन पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने अपने समझने के लिए इसमें से एक पार्टिकल उठाया और उसको थोड़ा सा जूम करके स्टडी करने की कोशिश करी, और उसको मैंने ध्यान से देखा, और मैंने देखा ये जो पार्टिकल है, जो कि एटम है, इसको अगर मैंने जब जूम करा तो मैं जानता हूँ जिसमें बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके, इस तरीके से, है ना। ये आप सबने देखा है, बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर, ये ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पता है। अब क्या होता है, ये मैं जानता हूँ कि जो बीच में पॉजिटिव, अगर मैं इसको एक दूसरे कलर से हाईलाइट करूँ, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं जानता हूँ ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये फोर्स जिसे हम बाइंडिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, कि ये न्यूक्लियस की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो और इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन को ये बाउंड करके रखता है। ये एटम जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के अंदर रहते हैं, उसी वजह से रहते हैं, क्योंकि जो आपके बीच में न्यूक्लियस होता है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है, पकड़ के रखता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये समझने वाली चीज़ ये है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक हम टर्म बाबा यूज़ करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है। उससे समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो, अगर मैं इन दोनों को तो लिखूँ, मान लीजिए पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन समझने के लिए लिया और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूम रहा है। तो समझने वाली चीज़ ये है कि अब मैंने अपने समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन पे भी सेम फिनोमेना लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब वीक होगा। कहने का मतलब ये है, इस पे तो ये अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो भी न्यूक्लियस लगा रहा है, इस पे इसे छोड़ के ये एटम के बाहर आ जाए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है, हमने पोटेंशियल में भी पढ़ा था, कि जब इसके पास कुछ एनर्जी आ जाए, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाए, एक एनर्जी आ जाए, जिससे उस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचाएगा। न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियस ही पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींचेगा। बट अगर इस इलेक्ट्रॉन में, ये छोटे से इलेक्ट्रॉन में अगर कोई इतनी एनर्जी आ जाए कि ये इस बड़े वाले न्यूक्लियस को, कि मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के होने के बावजूद भी ये एटम के बाहर चले जाए, तो उसको, इसे बाहर जाने के लिए इसे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए इसको? इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एनर्जी चाहिए इसको। इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी चाहिए ताकि ये फोर्स ऑफ, इसका जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम कर सके। ठीक है, इसको बीट कर सके, इसे ओवरकम कर सके और ये बाहर आ जाए। अब अगर इसे, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल गई कि ये एटम के बाहर आ सके, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, और हम कह देंगे ये इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो गया, और हम इसका नाम रख देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये बाहर निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई। कैसे एनर्जी मिली वो भी बताऊंगा मैं आपको। बट अगर मान लीजिए कि इसको, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई और न्यूक्लियस से, एटम के से बाहर आ गया, और तो हम इसे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। कब बोलेंगे? जब इसे सफिशिएंट एनर्जी मिले, इसे इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये न्यूक्लियस, इस पे फोर्स लगातार लगाया जा रहा है, बट ये जब भी उस फोर्स के बावजूद भी इसके पास एक एनर्जी आ चुकी है, इस एनर्जी से इसने न्यूक्लियस से कहा बाय बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास अब एनर्जी आ चुकी है, और ये इलेक्ट्रॉन इस, मतलब इस न्यूक्लियस को, एटम को छोड़ के बाहर चला गया। अब क्योंकि अब ये फ्री हो चुका है, अब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अब बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, दिमाग में क्वेश्चन आना एक नॉर्मल सी चीज़ है, कि इसको ये एनर्जी मिलती कहाँ से? इसको ये एनर्जी मिलती कहाँ से? तो हम जानते हैं इसको एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है इसको। अब क्योंकि थर्मल एनर्जी कैसे, ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ समझनी है, 11th में भी हमने पढ़ी है ये चीज़, कि कोई भी, अगर रूम टेम्परेचर भी है, हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मटेरियल में, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मोशन करते रहते हैं, हर वक्त मूव करते रहते हैं।
वो मूव इसलिए करते रहते हैं क्योंकि किसी भी मटेरियल में, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल के तौर पर मैं एक चीज़ एक मटेरियल बनाऊँ, मान लीजिए इधर मैंने एक इस तरीके से और मैंने वो बनाया, मान लीजिए कोई मटेरियल, इसमें पार्टिकल्स हर वक्त एक जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, इस तरीके से हर वक्त मूव करते रहेंगे उल्टे सीधे डायरेक्शन में। ये क्यों मूव कर रहा है? ये इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इनके पास कोई ना कोई एनर्जी, बट ये एनर्जी और ये रूम टेम्परेचर पे भी मूव कर रहा है। अब रूम टेम्परेचर जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर कैसे मूव कर रहे हैं? उस पर इसलिए मूव कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसके हम पार्टिकल्स के पास कोई एनर्जी नहीं है। पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये जो टेम्परेचर होता है, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक थ्योरी में, कि जो जीरो कैल्विन होता है, एक जीरो कैल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सारे मोशन पार्टिकल्स के रुक जाते हैं। बट हम जानते हैं कि जो लगभग रूम टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इससे। वो लगभग 300 केल्विन के आसपास का रूम टेम्परेचर होता है, और 300 केल्विन काफ़ी टेम्परेचर होता है। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, 300 केल्विन काफ़ी टेम्परेचर होता है एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कि वो एक एटम में से बाहर आके फ्री इलेक्ट्रॉन बन सके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 300 केल्विन जो कि हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है इसके आसपास, ये काफ़ी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, क्योंकि 300 केल्विन पे जो टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ जो हीट मिल रही है उसे आसपास से, वो हीट एनर्जी जो थर्मल एनर्जी उसे मिल रही है वो काफ़ी है उसको एटम में से बाहर निकालने के लिए। ये चीज़ उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि यही वजह है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वो चीज़ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगी, बट हमें कंडक्टर्स का ही एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वजह मैंने यहाँ पे वायर्स ली। तो हमने ये समझ लीजिए हम कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 300 केल्विन रूम टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब ये है, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसे मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाए। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझने वाली चीज़ ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कोई भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक एटम है, इसी तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने देखा होगा बुक्स में भी लिखा होता है कि इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। वजह क्या है? वजह उसके पीछे ये है क्योंकि ये इनके पर सबसे कम फोर्स लग रहा होता है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है बाकी इलेक्ट्रॉन की या बाकी ऑर्बिट से कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं लग रहा होगा फोर्स, इस पे भी लग रहा होगा फोर्स, इस पे भी लग रहा होगा, है ना, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी लगेगा, बट सबसे ज्यादा सबसे कम किस पे लगेगा? इन आउटर मोस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है ना। फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाया करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम जानते हैं कि चार्जेस क्योंकि सबसे ज्यादा दूर हैं, ये आउटर मोशन वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है, तो इनका फोर्स भी सबसे कम लग पा रहा है। तो इसलिए वजह से ये आसानी से इन्हें कम एनर्जी पे भी, कम टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से ये बाहर आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अब आप कहोगे इसके बाद क्या हो रहा है भाई? अब क्या होता है, हम जानते हैं किसी भी मटेरियल में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ये क्या करता है? ये बाहर फ्री स्पेस में अपनी जगह घेर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद समझते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और समझिए जो कि बड़ी समझने वाली है, उसके बाद आपको कभी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने ये तो समझ लिया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर आ गया, हमने ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ ली कि हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसमें अगर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव तो -7 चार्ज होगा, तो उसमें +7 साथ ही प्रोटॉन होंगे, तो उस पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। तो हम ये भी बात जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया लेकिन प्रोटॉन अब भी उतने ही है। तो इस पे देखिए, इस पे -1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव -1 चार्ज होता है, तो इस क्या कहते हैं, इस एटम पे भी तो कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। इस एटम पे कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? जब एक एटम में से, या आपका एटम दे रखा है, अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जिसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो एटम होगा, ये एटम जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पे +1 चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका पे -1 चार्ज और इस पे +1 चार्ज, समझ में आया यहाँ तक आपको? तो अब क्या होता है, ये जो
अब हमने अब ध्यान से देखिए, ये जो चार्जेस है पेयर में वो हुआ है। इसी तरीके से अगर एक एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन आपका एटम जो था अब वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे एटम होंगे जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन एटम पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव, अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो एटम बचा हुआ है, जो कि आयन बन चुका है, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मटेरियल होता है उसमें दो तरह के चार्जेस बनना स्टार्ट हो गए, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्जेस। तो अब मैं मटेरियल में चाहूँ तो इस तरीके का मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसी वायर को देखिए, ये वाला ही वायर है ये, मैं बाबा नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये वाला वायर ही लिया है हमने, यही वायर है, इसी को समझ लिया, हम इसी को पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं वायर की बात करूं तो देखिए ध्यान से समझिए कि इसको इस तरीके से देखकर इधर देखिए, अब मैं जानता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो पेयर्स में जनरेट हुए, है ना, पेयर्स में जनरेट हुए। तो मैं जानता हूं जो इलेक्ट्रॉन थे जिन पे नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ के इकट्ठे होने लगे, इस तरीके से समझिए, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ के इकट्ठे होने शुरू हुए, इस तरीके से समझ लीजिए। मतलब गैदर नहीं हो रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज भी आने आ गया और हम कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली होती है कि कैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या किसी भी बॉडी में किस किस तरीके से चार्जेस आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसके बाद वो करंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से फॉर्म करता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट ये समझने वाली बात है कि ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कैसे एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कैसे वो मूव कर सकता है। वो ऐसे मूव करेगा कि जैसे एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन बाकी का जो बाहर फ्री स्पेस है वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, और एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और वो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। दो तरीके के चार्जेस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और वो पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर पे कैसे आ गए, ये तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, या फिर इनको मैं अगर ऐसे ना दिखाना चाहूँ, इनको अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इस तरीके से, और ये नेगेटिव चार्जेस हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि रूम टेम्परेचर पे भी चार्जेस मूव करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी चार्जेस मूव करते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर ये मूव करते हैं तो ये ना जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इन पे कोई भी मतलब वो नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक मूव भी करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, टकराएंगे भी, काइनेटिक एनर्जी में का लॉस भी होगा, सब कुछ होगा। मतलब एक दूसरे टकराएंगे तो रुकेंगे भी, स्लो हो जाएंगे, फास्ट होंगे, मतलब जो भी है सब कुछ होगा इनमें ब्लड। लेकिन जो मूव करेंगे वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिगजैग डायरेक्शन में क्यों, कैसे मूव करेंगे, साथ साथ में ये जो कंडक्टर की वॉल्स है इनसे भी जाके मूव कर वो टकराएंगे, जो भी है इस तरीके से वो मूवमेंट होगा पूरी कंडक्टर के अंदर, इनका इन चार्जेस का मूवमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का। अब आगे समझने वाली बात है ये है कि जब कंडक्टर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है बट जिगजैग हो रहा है, मतलब कोई भी चार्ज कहीं पे भी मूव हो रहा है, कहीं पे भी उल्टा सीधा किधर भी डायरेक्शन में मूवमेंट मिल रही है। बट मैं ये जानता हूं कि अगर इस चार्जेस को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, या मैं कह सकता हूं सेल से कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा। बैटरी से कनेक्ट कर दूं या सेल से कनेक्ट कर दूं, या फिर हम इसको ऐसे ना लिख के, अभी बैटरी यूज नहीं कर रहे, अभी क्या करूं मैं जानता हूं किसी भी मान लीजिए ये मैं ऐसे ना लिख के इसको मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक मटेरियल है मेरे पास, और मैं जानता हूँ इस पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों के दो तरीके के चार्जेस हैं। अगर इस पे दोनों तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, और मैंने क्या करा, मैंने कुछ भी करके, ध्यान समझिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे कर दिए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और देखिए ये थोड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बट आपको इलेक्ट्रिक करंट और कहीं ना कहीं बैटरी का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा पोटेंशियल के बारे में भी। देखिए जैसे मैंने यहाँ करा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस करा दिया, इसके देखिए इसके बॉटम्स की बात हुई है यहाँ पे। मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने पास से, थोड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मैंने क्या करा, इस कंडक्टर की स्टार्टिंग में इधर इधर और इधर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया,
और ये चार्ज कंडक्टर का अंदर का नहीं है, इसमें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज भी थे, जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, कहीं भी उल्टे सीधे, है ना, मूव कर रहे थे कहीं पे भी उल्टे सीधे ऐसी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो मैं जानता हूँ जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ ये नेगेटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब इस डायरेक्शन में मूव होंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सब इस डायरेक्शन में मूव होंगे। अरे सीधी सी बात है ना, देखिए नेगेटिव है तो वो देखिए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे सारे चार्जेस मैंने इंड्यूस कराए हैं अभी, तो ये सारे इतने भी कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब इस तरह डायरेक्शन में मूव करेंगे, एरो की डायरेक्शन में, और जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस, वो सब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली आपकी बैटरी या सेल का होता है। वहां पे भी यही होता है कि वहां पे पोटेंशियल जो होता है, हम वहां पे भी तो यही करते हैं, वहां पे भी तो हम, अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको मैं इस उसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, यहाँ पे नेगेटिव, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है ना। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अरे गलत, उल्टा लिख दिया मैंने, गलत गलत लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी, तो पूरे लिख दिया मैंने। हाँ, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस डायरेक्शन मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस डायरेक्शन मूव करेंगे, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरीके जितने पॉजिटिव जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और जो क्या कहते हैं आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब इस डायरेक्शन मूव करेंगे। चलिए ये समझ में आ गया। तो अब समझने वाली चीज क्या है, जब समझने वाली चीज ये है, जैसे हम किसी कंडक्टर में, सबसे पहले क्या हुआ, कंडक्टर है हमारे पास, मान लीजिए कंडक्टर इस तरीके का कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसके अंदर एटम्स भी हैं। तो क्या हुआ, एटम था, सबसे पहले रूम टेम्परेचर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी चार्ज आ गया, एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया। नेगेटिव चार्ज भी आ गया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होगा, लेकिन बॉडी के अंदर ही थे, तो हम कहेंगे कि इसका टोटल चार्ज, नेट चार्ज अब भी जीरो ही देख सकते हैं आप। अब जब इसका नेट चार्ज अब भी जीरो है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे नेगेटिव रखा, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव रखा है तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर इधर भागेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ मैंने नेगेटिव रखा तो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये बैटरी का कॉन्सेप्ट है। अब चूंकि चार्जेस का जो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, पहले तो जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट अब क्योंकि चार्जेस का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इस मूवमेंट की वजह से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको समझने वाली चीज है। अब इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है क्यू अपॉन टी, है ना, कि कितने टाइम में कितने चार्जेस पास आउट हुए वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में भी हम और भी कुछ देखेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन में ड्राइव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बट अभी छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करेंगे। समझाने का मतलब ये है कि हमने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेसिकली आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है कि एक कंडक्टर है, उसमें चार्जेस हैं, मोशन हुआ, उनमें पोटेंशियल, हमने बैटरी कनेक्ट करी, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जिससे कि चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उससे एक करंट स्टार्ट हो गया आपका। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है, अगर हम चार्जेस की डायरेक्शन पे आए, हम जानते हैं कि चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। वैसे आपने जब बुक्स में देखा होगा तो जो बुक उसमें जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है डायरेक्शन, अगर मैं लिखना चाहूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लिखना चाहूँ तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पे, कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए था यहाँ।
मैं आपको इस कन्वेंशनल वर्ड का के पीछे का रीज़न बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये सिंपल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बताते हैं, ये कन्वेंशनल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये समझाना चाहूँगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, सिर्फ सिंपल डायरेक्शन क्यों नहीं बोलते हैं। कन्वेंशनल वर्ड तो आपको पता ही, कन्वीनियंस वर्ड सुना है आपने, उसी से रिलेटेड है। जब हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, अगर मैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं, इलेक्ट्रॉन लिखूं तो वो होते हैं आपका, उसका क्या होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं बुक्स में पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा क्यों, दोनों में डिफरेंस क्यों, जबकि हम जानते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो करंट होता है वो जो मतलब फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो इन दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस क्यों है, इसके पीछे एक बहुत हिस्टोरिकल रीजन है। रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब कैसे, इसके पीछे जो एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है, मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो इनके पीछे है बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट रहे, जिनका मैंने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था, जिन्होंने चार्जेस के बारे में बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे चार्जेस डिस्कवर हुए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब उनकी लगभग डेथ के भी बाद डिस्कवर हुआ है। तो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा था, उन्होंने ये चीज़ समझी कि यार, क्योंकि चीज़ें जो हैं हमारे नेचर में हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करती हैं, है ना, हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। जैसे पानी है, हमेशा हायर लेवल से लोअर लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। इस तरीके से चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो उन्होंने ये सोचा, जब उन्होंने चार्जेस का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने ये देखा था कि जिस बॉडीज में चार्ज आ रहा है उस पर उन्होंने नेगेटिव चार्ज, वो मतलब उन्होंने उसको नेगेटिव कहा था, और जिस पे से आ रहा है उसे पॉजिटिव कह दिया। तो इन्होंने कहा क्योंकि चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती हैं, तो इन्होंने कह दिया कि वो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। इन्होंने इस तरीके से उस टाइम नाम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता दी, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट उससे जब 100 से 150 साल बाद जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा, उन्होंने समझ में आया कि यार ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, सॉरी। तो ये तो हमने गड़बड़ हो गई। तो उस टाइम, क्योंकि हम जानते हैं ये बात अच्छे से, उस टाइम के जितना भी उन्होंने कुछ रिसर्च कर चुके थे, वो तो प्रॉब्लम हो चुकी थी बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो वो जानते थे कि यार इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन का तो कोई यूज़ है ही नहीं, है ना। कोई डायरेक्शन का ही तो यूज़ था नहीं कि यार यहाँ पे डायरेक्शन हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा, ये है वो है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, कन्वेंशनल। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। लेकिन साथ साथ में ये पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें ये चीज़ भी समझ कहीं नहीं समझ में आ गई कि असली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कन्वीनियंस के लिए अपने लिए, और क्योंकि उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो अपने उनके लिए साइंटिस्टों ने इस एक नया वर्ड मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही वजह है कि आपको जब भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, साथ में एक वर्ड साथ में जरूर मिलता है, एडिशनल वर्ड कन्वेंशनल, बिना इसके कहीं मिलेगा ही नहीं। रीजन क्या है कि असली में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो उसका रियल डायरेक्शन यही होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन अपनी कन्वेंशनल के लिए हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको।